जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर अंगद की तरह जमा चांद पर इसरो के चमत्कार की इनसाइड स्टोरी। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त की शाम 6:03 बजे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। यह वो पल था जिसने 500 वैज्ञानिकों की टीम को गर्व से भर दिया। उनकी पिछले 4 सालों की मेहनत रंग लाई थी। 2019 में भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की दहलीज तक पहुंच गया था, लेकिन ठीक से उतर नहीं सका। इस बार लैंडर ने बिना किसी परेशानी से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसरो की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना कहती हैं, ये वो 4 साल थे जिसमें टीम ने चंद्रयान 3 को जिया है। वो सच कहती हैं। सैकड़ों टेस्ट हुए, हजारों सिमुलेशन रन किए गए। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरामुथुवेल के शब्दों में कहें तो असफलता की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमारे सहयोगी द टाइम्स ऑफ इंडिया ने चंद्रयान 3 की 34 सदस्यीय कोर टीम में शामिल कुछ वैज्ञानिकों से बात की। यह जाना कि आखिर कैसे इस बार उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ सही हो और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करे। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की इनसाइड स्टोरी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और चंद्रयान 3 के प्रमुख केंद्र UR राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक M शंकरन सफलता का सारा श्रेय अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अथक मेहनत और अटूट प्रतिबद्धता को देते हैं। वीरमुथुवेल का कहना है कि चंद्रयान 3 इसलिए सफल हुआ क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उन्होंने कहा, लैंडर को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था ताकि वह किसी भी डिसेंट पाथ के अनुकूल हो सके। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। हर संभावित खराबी का पूर्वानुमान लगाना और उन पर काबू पाने में सक्षम सिस्टम बनाना महत्वपूर्ण था। इसीलिए सैकड़ों लैब और फील्ड टेस्ट के बाद टीम लैंडिंग के दिन सफलता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थी। इसरो वैज्ञानिकों ने 80 से अधिक इंटीग्रेटेड कोर टेस्ट बिना इंजन के, इंटीग्रेटेड हॉट टेस्ट इंजन के साथ और ड्रॉप टेस्ट किए थे। अकेले कोल्ड टेस्ट में IAF हेलीकॉप्टर में 25 घंटे की उड़ान का समय और 23 उड़ानें शामिल थीं। वीरमुथुवेल ने बताया, इस बार की तैयारी चंद्रयान -2 से अलग थी। उन्होंने कहा, चंद्रयान -2 में हमने एक हवाई जहाज का उपयोग किया था, इसलिए हम इसे 10 मीटर जितनी कम ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते थे या नहीं ला सकते थे। चूंकि उपकरण का टेस्ट 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक फ्लैट बेड पर किया गया था, चंद्रयान -2 के लिए सिस्टम लेवल सेंसर का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सका। हालांकि चंद्रयान -3 के टेस्ट के लिए एक हेलीकॉप्टर के उपयोग ने इसरो को 5 महीनों के लिए पावर डिसेंट चरण के विभिन्न स्तरों पर सेंसर का टेस्ट करने दिया। वीरमुथुवेल ने कहा, हमने 800 मीटर और 150 मीटर पर मंडराते हुए भी परीक्षण किए, जैसे विक्रम ने चंद्रमा पर उतरते समय किया था। कोल्ड टेस्ट सेंसर और नेविगेशन पर केंद्रित थे। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में हॉट टेस्ट के दौरान इंजन फायरिंग की जांच की गई। इसमें चंद्रमा के समान स्थितियों के तहत ड्राई रन, स्टैटिक टेस्ट, क्लोज्ड लूप इवैल्यूएशन और ट्रंकेटेड डीबूस्ट टेस्ट शामिल थे। इसरो को यह भी सुनिश्चित करना था कि विक्रम अपने पैरों पर खड़ा हो, इसलिए उन्होंने लैंडर के 7 मॉडल बनाए। इनमें से 3 स्केल डाउन करके बनाए गए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बड़े पैमाने पर लैंडर लेग ड्रॉप टेस्ट हुए। यहाँ पर क्रेटर और बोल्डर असल में टेस्टिंग बेड के रूप में काम करते थे। हेलीकॉप्टर एक्सपेरिमेंट के लिए इन टेस्ट से टीम की पावर डिसेंट और लैंडिंग की जानकारी में सुधार हुआ। वीरमुथुवेल ने कहा, हमने इंटीग्रेटेड सेंसर और नेविगेशन परफॉर्मेंस का बारीकी से मूल्यांकन किया। यह सुनिश्चित किया कि हर सिस्टम एक दूसरे से सिंक में था। चंद्रयान 3 में कुछ ऐसा था जो चंद्रयान 2 में नहीं था, एक डेडिकेटेड सिमुलेशन ग्रुप। 2019 मिशन का सिमुलेशन इसके कंट्रोल सिस्टम टीमों ने किया था। प्रोजेक्ट मैनेजर सिमुलेशन आदित्य रल्लापल्ली कहते हैं, हमारे पास 1 लाख से अधिक टेस्ट से 25 टेराबाइट सिमुलेशन डेटा है। नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल NGC सिमुलेशन के डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भरत कुमार जीवी कहते हैं, नामात्र स्थितियों के लिए टेस्ट काफ़ी नहीं थे। हमने विभिन्न मापदंडों की भविष्यवाणी की जो गलत हो सकते हैं और मॉडल बनाए। फिर हर स्तर पर सुधार किए गए। 4 अलग अलग सिमुलेशन टेस्ट बेड, 6 डिग्री की स्वतंत्रता, 6 DOF ऑनबोर्ड इन लूप सिमुलेशन, ऑयल्स सॉफ्टवेयर इन लूप सिमुलेशन SILS और हार्डवेयर सिमुलेशन का उपयोग एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ किया गया था, विक्रम को चांद पर सॉफ्ट लैंड कराना।
प्रशांत कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में एक टीम ने ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर बनाया और टेस्ट किए। यह फिर से डिज़ाइन किए गए लैंडर का अहम हिस्सा है। सबसे आखिर में यह सुनिश्चित करना था कि सिस्टम बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि सिमुलेशन ने दिखाया था। यह जिम्मा माधवराज, प्रोजेक्ट मैनेजर ट्रैजेक्टरी कुलदीप नेगी और उनकी टीम पर था। नेगी ने कहा, हमारी भूमिका यह देखना था कि सारी योजनाएं जमीन पर काम करें। इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स शामिल थी। प्री लैंडिंग ऑर्बिट में पहुंचने के लिए 5 अर्थ बाउंड मैनूवर्स, ट्रांस लूना इंजेक्शन, लूना ऑर्बिट इंसर्शन, 5 लूना बाउंड मैनूवर्स और 2 डी बूस्ट सब प्लान के हिसाब से होना चाहिए था। माधवराज ने कहा, हमारे पास हर एक के लिए प्लान बी था, लेकिन प्लान हर बार काम कर गया। घोषणापत्र पर शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के विजन को अपनाया गया है। घोषणापत्र में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के केंद्र में शिक्षा और कौशल फोकस का समर्थन किया गया है। वहीं किसी भी महामारी से निपटने की तैयारियों के लिए हेल्थ सर्विस को मजबूत करने की दिशा में हर संभव कदम उठाने की बात कही गई है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने और हेल्थ इमरजेंसी का मुकाबला करने में भारतीय विजन को स्वीकारा गया है। वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन 2022-26 भी घोषणापत्र का खास हिस्सा है। भविष्य में कोई भी स्वास्थ्य आपदा आती है तो सभी देश एक्शन प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे। भारत समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। घोषणापत्र में हाई क्वालिटी वाली तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया। शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है और भारत की डिजिटल क्रांति से G20 देश प्रभावित भी हुए हैं। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संचालित शिक्षा और कौशल फोकस का समर्थन करता है। सभी को शिक्षा के अवसर मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले और नई तकनीकों का शिक्षा में प्रयोग किया जाए, इसको घोषणापत्र में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, AI जैसी नई तकनीक, जीवन भर सीखने के रूप में कौशल, स्किल ट्रेनिंग के महत्व को शामिल किया गया है और घोषणापत्र में भी इन मुद्दों को अहमियत दी गई है। ये 4 हैं प्राथमिकताएं। 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से मिक्स्ड एजुकेशन के संदर्भ में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना, टेक्नोलॉजी पर आधारित एजुकेशन को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना और रिसर्च को मजबूत करना शामिल है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को G20 की ओर से भी प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है। भारत ने कोविड से जिस तरह से मुकाबला किया है, उसकी सराहना पूरी दुनिया में हुई है। अगर भविष्य में कोविड की तरह कोई भी महामारी आती है तो उससे निपटने की तैयारियों पर फोकस किया गया है। फाइनेंस हेल्थ सहयोग भी इसका अहम हिस्सा है। जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स होगी। टास्क फोर्स की बैठकों में कम आय वाले देशों की आवाज को उठाया जाएगा। कोविड के दौरान भी भारत ने विभिन्न देशों में वैक्सीन व दवाइयों की सप्लाई की है। कोई भी महामारी किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रह सकती और महामारी से मुकाबले के लिए जॉइंट एक्शन प्लान बनाना होगा। टारगेट रखा गया है कि अगले 2-3 वर्षों के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं को कोविड से पहले की स्थिति से बहुत बेहतर बना दिया जाए। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है और अगले कुछ वर्षों में हर देश की स्वास्थ्य सेवाएं पहले से भी बेहतर हो जाएं ताकि किसी भी आपदा का सामना कर सकें। पोलियो, एड्स, टीबी, मलेरिया दूसरी बीमारियों को खत्म करने का मिशन जारी रहेगा। WHO द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अभियान चलाया जाता है, उस एक्शन प्लान को पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है।